चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र किया गया है। कल इसको हम लोगों ने बात करी थी, आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 को हम लोगों ने देख लिया था। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 जो है, जो न्यायपालिका है उसके पुनर्विलोकन की शक्ति की बात करता है। और पुनर्विलोकन की चीज़ में जो भी विधियां हैं, कानून हैं, कानून चाहे वो संसद बना रही हो, चाहे विधानमंडल बना रही हो, या फिर अध्यादेश हो, या फिर जो है जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अगर कोई कानून लेके आ रही हो, ठीक है ना, तो ये जितने भी तरीके के कानून हैं, इन सभी कानूनों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है न्यायपालिका को आर्टिकल 13 के अंतर्गत। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13, ठीक है ना। न्यायपालिका के पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। और अगर उन कानूनों का कोई भी प्रावधान ऐसा है जो कि संविधान सम्मत नहीं है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है, तो उन कानूनों को निरस्त भी कर सकता है कौन? न्यायपालिका, ठीक है ना। तो बेसिकली पुनर्विलोकन, और पुनर्विलोकन भी दो तरीके के कानूनों को करेगा। एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधान से पहले जो कानून बन चुके थे, जैसे मैंने आईपीसी, सीआरपीसी की बात की, जुरिडिक्शन वगैरह की बात की। और दूसरे होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि संविधान बनने के बाद जो कानून बने, हाल फिलहाल जैसे मान लीजिए कृषि कानून आ जाए या फिर कुछ भी कानून आ जाए, तो वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, तो उनका भी पुनर्विलोकन कर सकती है न्यायपालिका। और जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, उनका भी पुनर्विलोकन कर सकती है। अगर न्यायपालिका को कुछ भी लग रहा है कि संविधान सम्मत नहीं है, तो उसको वो निरस्त भी कर सकती है, या अमेंडमेंट करने के लिए भी सुझाव दे सकती है, ठीक है। तो वो आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 में लिख लीजिए, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा का जिक्र करता है। इसके अनुसार वो सभी संस्थाएं, इसके अनुसार वो सभी संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा गठित हों, वे सभी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा गठित हों, या जिनके गठन में सरकार का सहयोग हो, या जिनके गठन में सरकार का सहयोग हो, ठीक है, सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे, सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक। लिख लीजिए, राज्य के अंतर्गत निम्न संस्थाएं आती हैं, राज्य के अंतर्गत निम्न संस्थाएं आती हैं, राज्य के अंतर्गत निम्न संस्थाएं आती हैं। पहला, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। पहला पॉइंट, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। दूसरा पॉइंट, राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, यानी विधानमंडल, भाई संसद हो गया, दूसरा विधानमंडल हो गया। तीसरा लिखे, स्थानीय अधिकारी। तीसरे में कौन आएगा? स्थानीय अधिकारी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पंचायतें, नगर निकाय, पंचायतें एवं नगर निकाय। और फोर्थ में लिख लीजिए, अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में मतलब मैंने कहा नहीं कि जो ऐसी संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा गठित की गई हों, ठीक, वो सभी इसके संदर्भ में, जो है वो LIC हो, बैंक्स हो, कोई भी कंपनी हो जिसपे सरकार का सहयोग हो, ठीक है, वो सारी कंपनियां, वो सारी कुछ किस में आ जाएंगी? राज्य के अंतर्गत। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो आम नागरिक और न्यायपालिका को छोड़ करके बाकी सभी आर्टिकल 12 के अधीन जो अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। एक जरा केस स्टडी लिख लेते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल वाद। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मदन लाल वाद 1967, ब्रैकेट में 1967।
ये वर्सेस मदन लाल, वर्सेस मदन लाल वाद, वाद मतलब केस, 1967। देखिए इस मामले में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अन्य प्राधिकारी में, वो जो चौथा पॉइंट था ना अन्य प्राधिकारी, कि अन्य प्राधिकारी में वह सभी व्यक्ति एवं संस्था आते हैं, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल ने किसी अधिनियम के आधार पर स्थापित किया हो और उसे विधि बनाकर विधि को लागू कराने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है। इस प्रकार इसमें निम्न संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जैसे कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तीसरा, सरकार के अधीन कार्य करने वाले निगम और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है। चलिए अब लिखिए अनुच्छेद 13। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, ये सब जो है सरकार राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। अगले लिखिए आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंतर्गत लिखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 में लिखना है हमको आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में लिखिए ग्रहण का सिद्धांत है, डालिए ग्रहण का सिद्धांत। देखिए भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कानूनों को स्वतंत्र भारत में मान्यता दी गई। स्वतंत्रता से पूर्व कानूनों को स्वतंत्र भारत में मान्यता दी गई। मतलब ऐसे कानून जो स्वतंत्रता से पहले बन चुके थे, ऐसे कानूनों को स्वतंत्र भारत में मान्यता दी गई, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह। ठीक है। लिखिए ऐसे कानूनों, इसमें कई कानून, लिखिए इसमें कई कानून ऐसे थे जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता था। इसमें कई कानून ऐसे थे जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता था। आगे लिखिए संविधान लागू होने के पश्चात ऐसे सभी कानून शून्य माने जाएंगे। संविधान लागू होने के पश्चात ऐसे सभी कानून शून्य माने जाएंगे। इसे ही ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं।
इसे ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा जाएगा। मतलब कि जो भी कानून संविधान लागू होने से पहले बनाए जा चुके हैं उन कानूनों को स्वतंत्र भारत में भी एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन अगर उन कानूनों में से भी कोई भी कानून ऐसा है जो कि मौलिक अधिकारों का या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान सम्मत नहीं है, तो अब स्वतः ही वो शून्य माने जाएंगे। उसमें उनको नल एंड वाइड करने की जरूरत नहीं है, अलग से कानून बना करके उनको हटाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही शून्य मान लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा लिखे आर्टिकल 13 क्लॉज 2, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। लिखिए, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगी, संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगी जो कि मौलिक अधिकारों ka हनन करती हों, जो कि मौलिक अधिकार का हनन करती हों, या फिर मौलिक अधिकारों को न्यून करती हों, या फिर मौलिक अधिकारों को न्यून करती हों, या फिर मौलिक अधिकारों को न्यून करती हों, परंतु किसी भी कानून का उतना भाग ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, परंतु किसी भी कानून का उतना भाग ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। ठीक है, तो कोई भी कानून लिया गया, अगर उस कानून वाली पूरे कानून का कुछ हाफ क्लॉज ऐसा है जो कि असंवैधानिक, जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उनको कम कर रहा है, ठीक है, तो वो आधा भाग ही, ये नहीं कि पूरा कानून ही समाप्त हो जाएगा, उसका आधा भाग, एक क्लॉज उसका समाप्त होगा, लेकिन एक क्लॉज फिर भी लगा रहेगा। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए, उपरोक्त आधार पर शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, उपरोक्त आधार पर शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ ब्रैकेट में 1951 तथा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 तथा सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य ब्रैकेट में 1965 द्वारा 1965 वाद में यह निर्धारित किया गया, 1965 वाद में यह निर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ठीक है, पे लिखिए, परंतु गोलकनाथ केस ब्रैकेट में 1967, परंतु गोलकनाथ केस ब्रैकेट में 1967 में न्यायालय ने गोलकनाथ केस 1967 1967 गोलकनाथ केस 1967 में न्यायालय ने अपने निर्णय को उलट दिया और स्थापित किया कि किसी भी दशा में मौलिक अधिकारों में
किसी भी दशा में मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए आर्टिकल 13, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आर्टिकल 13, न्यायपालिका को, आर्टिकल 13 न्यायपालिका को किसी भी कानून के न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, किसी भी कानून के न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है अगर ऐसी कोई भी विधि संविधान सम्मत ना हो, अगर ऐसी कोई भी विधि संविधान सम्मत ना हो तो न्यायपालिका उसे निरस्त भी कर सकती है। तो न्यायपालिका उसे निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी विधि, मैंने बताया, चाहे वो संसद बनाए, चाहे विधानमंडल बनाए, चाहे वो अध्यादेश द्वारा पारित किया जाए, चाहे वो पिछले समय से चली आ रही हो, है ना, या फिर सरकार ने उसको जारी कर दिया हो, बना दिया हो। ठीक है, या फिर एक कानून होते हैं जो कि रूढ़ियों से चले आ रहे हैं, रूढ़िगत, मतलब कोई ऐसी रूढ़ी हो, प्राचीन परंपरा हो, तो परंपराएं भी क्या करती हैं, कुछ समय में कानून जैसे ही मान्यता प्राप्त कर लेती हैं, है ना। हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं। ये परंपरा तो ये ना सीजीआई का पद, कि सबसे सीनियर व्यक्ति को ही सीजीआई बनाया जाएगा, क्या परंपरा ही तो है, कोई कानून थोड़ा है उसके बारे में, परंपरा है। तो ये परंपरा भी क्या होती है कि कुछ समय में ये परंपराएं ही कन्वर्ट हो जाती है कानून में। जैसे कि अगर हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में मोस्टली ज़्यादा संख्या ऐसी परंपराओं की ही है। भारत में ये परंपराएं कम है कि परंपराएं जो है कानून में कन्वर्ट हो जाएं। भारत में ये मात्रा कम है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें जो है मात्रात्मक केवल अंतर है, मात्रा का। ठीक है, तो भारत में जो ये रूढ़ियाँ, जो परंपराएं हैं, ये कानून में जो कन्वर्ट हो जा रही है, ये क्या है, ये नंबर में क्या है, कम है क्वांटिटी में, जबकि ब्रिटेन में ज़्यादा है। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान कैसा, अलिखित है, और अलिखित संविधान की विशेषता ही होती है कि वहाँ पर जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, यही क्या होती हैं, यही कानून में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है, एक अलिखित संविधान है। जब भी उनको आवश्यकता समझ में आती है कि ऐसे किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो ऐसी वो परंपराओं को उठाते हैं जो उनके यहाँ 200 साल 400 साल से चली आ रही है, ऐसी परंपरा को कानून बना देते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं सीधे आर्टिकल 14। हाँ, अभी देखिए, अब इसके बाद हम अभी जब देखेंगे केशवानंद भारती केस, तो उसमें फिर हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है ना, अभी ये वाद योग है, ये बार बार, ये एक बार आएगा वाद योग है, फिर नहीं है। ठीक है, आखिरकार फाइनली में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देगा कि किसी भी संविधान के किसी भी क्लॉज में या किसी प्रोविजन में हम क्या कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं। लेकिन उस वाद से जो भी डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट का, उससे जो संविधान है, उस संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो भंग नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी मैं लिखवा दूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें। अभी बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम किसको किसको कन्वर्ट शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर एक जजमेंट के साथ हम देखेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई भी डिफिनीशन नहीं है, यह मान के चलिए, यानी संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित ना हो। और ये मूलभूत ढांचा की जो डेफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिरकार किसको हम मूलभूत ढांचे में रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर संविधान को लग रहा है कि मौलिक जो अधिकार हैं इन पे वाद हो सकता है, लेकिन अगर संविधान को लग रहा है कि जो मौलिक अधिकार है इससे बेसिक स्ट्रक्चर वो हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर रोक लगा देगी। ठीक है, अभी आगे केशवानंद जब भारती केस देखेंगे वहाँ पर फिर एक बार इसी में चर्चा होगी। लिखिए आर्टिकल 14,
बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम जब भी डिसीजन देंगे तो हम बताएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है कि नहीं है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 14 सीधे ऐसे देखते हैं हम लोग। हम जो ये पूरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे इसको हम लोग 3 ग्रुप्स में देखेंगे, 3 पार्ट्स में देखेंगे। कैसे? एक पार्ट में तो आर्टिकल 12 और 14 हमने देख लिया, सॉरी आर्टिकल 12 और 13 देख लिया। आर्टिकल 12 और 13 हमने एक ग्रुप में देख लिया, उसमें राज्य की परिभाषा देख ली हमने और न्यायपालिका के पुनर्वलोकन की शक्ति देख ली, आर्टिकल 12-13। दूसरा जो ग्रुप है इसमें हम आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 32 तक को देखेंगे। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 इस वाले ग्रुप में देखेंगे। और तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे आर्टिकल 33 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक को, ठीक है ना। तो अब ये जो 14 से 32 है ये सारी के सारे ये राइट्स की बात करते हैं, अधिकारों की। तो इसी में से पहला हम देखेंगे समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। ऐसे लिखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। इस आर्टिकल 14 में कल मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, एक विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो दोनों को लिख लीजिए। पहले लिखिए विधि के समक्ष समानता, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है ये विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में 2 पॉइंट है, विधि के समक्ष समानता, हेडिंग ही डाल लीजिए, इसको सीधे लिख ही लेते हैं इसको। विधि के समक्ष समानता क्या है ये लिखिए। यह अवधारणा ब्रिटेन में प्रचलित विधि के शासन, यह अवधारणा ब्रिटेन में प्रचलित विधि के शासन से प्रेरित है, विधि के शासन से प्रेरित है। इसके अनुसार राज्य की समस्त विधि लेखबद्ध की जानी चाहिए, लिपिबद्ध लिखी जानी चाहिए। इसके अनुसार राज्य की समस्त विधि लेखबद्ध की जानी चाहिए, एवं यह नागरिकों को उपलब्ध हो। लेखबद्ध की जानी चाहिए सारी विधि और यह नागरिकों को उपलब्ध हो। आगे लिखिए, राज्य के अंदर किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। राज्य के अंदर किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, अर्थात राज्य के अंदर किसी वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, अर्थात सभी राज्य के कानून के अधीन होंगे, अर्थात सभी राज्य के कानून के अधीन होंगे। ठीक है ना। यानी विधि के समक्ष समानता क्या हो गई भाई, कोई भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, और जब किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, और मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को मर्डर की सजा मिल रही है, फांसी, तो दूसरे को भी मर्डर की सजा फांसी ही मिले। ये क्या विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में सब क्या हो, समान। इसमें क्या कहा गया कि जो विधियां हैं इन विधियों को लेखबद्ध होना चाहिए। ये सारी जो विधियां हैं लेखबद्ध रूप से सभी व्यक्तियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति उस कानून के अंतर्गत ही प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, अपना कार्य करे। यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर बढ़ के ना हो। भाई अब राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करे तो वो भी कानून के उसी तरह दायरे में आएंगे। भाई हाँ, उनको थोड़ा कुछ विशेषाधिकार उनको प्राप्त है, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मुकेश अंबानी कोई क्राइम करे उसको भी वही सज़ा की जाएगी, उसी कानून के अंतर्गत वो भी है। और अगर एक कोई गरीब व्यक्ति है तो वो भी उसी के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, अच्छा विधि के समक्ष समानता। अगला पॉइंट क्या है, विधियों का समान संरक्षण। अगली हेडिंग डालिए, विधियों का समान संरक्षण।
लिखिए, विधि के समान संरक्षण का अर्थ, विधि का समान संरक्षण का अर्थ है कि, विधि का समान संरक्षण का अर्थ है कि विधि यानी कानून, विधि अलग अलग वर्गों के, कि विधि अलग अलग वर्गों के परिस्थितियों के अनुसार, कि विधि अलग अलग वर्गों के परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए। विधि के समान संरक्षण का अर्थ है कि विधि अलग अलग वर्गों के परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए, जिससे न्याय स्थापित हो सके, जिससे न्याय स्थापित हो सके, जिससे न्याय स्थापित हो सके। आगे लिखिए, इसके लिए निम्न 2 शर्तों का पालन किया जाता है। इसके लिए निम्न 2 शर्तों का पालन किया जाता है। पहला पॉइंट, वर्गीकरण तार्किक आधार पर, वर्गीकरण तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। वर्गीकरण तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए 2 शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, जो वर्गीकरण हो तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, वर्गीकरण के उद्देश्य, वर्गीकरण के उद्देश्य और वर्गीकरण का उद्देश्य और वर्गीकरण के मध्य तार्किक संबंध स्थापित होना चाहिए। वर्गीकरण के उद्देश्य और वर्गीकरण के मध्य तार्किक संबंध स्थापित होना चाहिए। वर्गीकरण के उद्देश्य और वर्गीकरण, जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है और आप क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, इन दोनों के मध्य में कोई तार्किक संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, कोई लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर सिंपल शब्दों में हम समझ लें, रिजर्वेशन का मुद्दा, भाई हम देख रहे हैं ना कि रिजर्वेशन आरक्षण क्या हो रहा है कि कानून, भाई उसमें कानून क्या कर रहा है कि वर्गों के हिसाब से क्लासिफाइड कर रहा है ना, ठीक। भाई आखिरकार जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, वो है कि सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, मुख्य धारा में लेकर आना, सभी का विकास सुनिश्चित करना। तो इसके लिए जो कानून है, कानून कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकती है अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अंतिम उद्देश्य क्या है, सबको मेन स्ट्रीम में लाना, और अंतिम उद्देश्य के लिए कानून क्या कर सकता है, कुछ जो है स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसके लिए ऐसे जो वर्ग हैं, मैंने क्या कहा कि अलग अलग वर्गों के हिसाब से अलग अलग कानून बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा वर्ग है जिसको आवश्यकता है उठाने की, उसका उत्थान करने की, तो उसके लिए कुछ अलग स्पेशल प्रोविजन, मतलब अलग कानून बनाए जा सकते हैं। भाई रिजर्वेशन का आखिरकार मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजर्वेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, फाइनल गोल तो यही है ना कि समाज के सभी व्यक्तियों को एक बराबर मुख्य धारा में लेकर के आना, यानी जो अमीरी और गरीबी के, या फिर जो ये असमानता जो बीच में है वर्गों में, इस असमानता को दूर करना। तो उसके लिए जो आरक्षण है वो लेकर के आया गया। तो ये आरक्षण है, इसको पावर कहाँ से मिल रही है, आर्टिकल 14 से भी पावर मिल रही है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए, हरियाणा पंचायती राज केस 2015, हरियाणा पंचायती राज केस 2015। देखिए, इस केस में हरियाणा राज्य ने पंचायत चुनाव में, इस केस में हरियाणा राज्य ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शैक्षिक योग्यता को आधार बनाया। पंचायती राज में उम्मीदवारी के लिए शैक्षिक योग्यता को आधार बनाया, जिसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, ठीक। इस केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस केस में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि
सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण, सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण, शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण युक्ति युक्त है। शैक्षिक योग्यता का वर्गीकरण युक्ति युक्त है और यह युक्ति युक्त मतलब कि लॉजिकल है, ठीक है ना। शैक्षिक योग्यता जो वर्गीकरण है युक्ति युक्त है यानी लॉजिकल है और यह अपने उद्देश्य से भी सह संबंधित है, और यह अपने उद्देश्य से भी सह संबंधित है, अपने उद्देश्य से भी सह संबंधित है, जिस कारण से यह नीति निर्माण की प्रक्रिया को और बेहतर करता है, नीति निर्माण की प्रक्रिया को और बेहतर करता है। ठीक है ना भाई। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है कि वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वर्गीकरण के जो आधार हो क्या हो, लॉजिकल होने चाहिए। अब यही चीज़ हरियाणा पंचायती राज के चुनाव में कर दिया गया। कक्षा 10 पास क्या रख दिया कि जो भी उम्मीदवार जो भी नामांकन पर्चा भरेंगे उनके लिए शैक्षिक योग्यता का आधार क्या होना चाहिए कि उसको कक्षा 10 पास होनी चाहिए। भाई हमारे जो ये है देखें, अगर किसी भी चुनाव में कोई ऐसी शैक्षिक योग्यता है क्या? सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। हरियाणा पंचायती राज ने क्या किया, उसने कह दिया कि अब जो भी पर्चा भरेगा वो क्या होगा, कक्षा 10 पास उसको होना चाहिए। और इसके लिए लोग कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट, कि ये तो क्या है, ये तो भेदभाव किया जा रहा है। जो व्यक्ति पास नहीं, वो कक्षा 10 पास नहीं है, वो तो फिर चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया शैक्षिक योग्यता ये चीज़ तो लानी है कभी ना कभी, लेकिन हम ऊपर स्तर से न ला करके इसको नीचे स्तर से लेके आए, ज़्यादा सही है। भाई डायरेक्ट इसको संसद में लाने से ज़्यादा सही है ना कि हम पहले पंचायतों में लेके आए, धीरे धीरे पंचायतों, भाई नेता कहाँ से बन रहा है, नेता पंचायतों से बनना स्टार्ट कर रहा है ना। तो पहले पंचायत में अगर शैक्षिक योग्यता लगा दी जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो कुछ बहुत तो पढ़ा लिखा होगा, तो नीति निर्माण ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो शैक्षिक योग्यता का आधार है ये बिल्कुल लॉजिकल है, युक्त है, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। तो ये इसमें क्या किया गया, इसको युक्त माना गया और इसको भेदभाव नहीं माना गया, ठीक है। जरा पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। लिखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वो केरल का कौन सा मंदिर था यार, सबरीमाला। लिखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के रोक एवं मुस्लिम समाज में 3 तलाक के संदर्भ में वर्गीकरण को अवैध मानते हुए आर्टिकल 14 के आधार पर अपना निर्णय दिया, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ आर्टिकल 14 का अवैध मानते हुए अपना निर्णय, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, 2 तरीके से निर्णय कर रहा है। एक तो इसने आर्टिकल 14 का प्रयोग करके कहा कि ये जो शैक्षिक आधार पर आप कह रहे हैं कि ये भेदभाव है, ये जायज़ नहीं है, है ना, क्योंकि शैक्षिक जो आधार लगाया गया वो क्या है, वो युक्त है, तो लॉजिकल है। तो एक तरफ तो आर्टिकल 14 का प्रयोग करके उसने क्या किया, इस वर्गीकरण को ख़त्म किया। डिसीजन में अपने क्या कहा कि ये वर्गीकरण नहीं माना जाएगा, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। और दूसरी तरफ आर्टिकल 14 का ही प्रयोग करके उसने क्या किया, महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित किया।
उसने कहा कि ये जो है ये वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं है। उसमें ये था ना कि महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, ठीक ना। तो उसने कहा कि ये क्या है, ये वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ 3 तलाक वाला जो मुद्दा था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देखी, ये भी जो क्या हो रहा है, जो क्लासिफिकेशन हो रहा है समाज में, ये भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है। और ये आर्टिकल 14 का क्या हो रहा है, इसमें वायलेशन हो रहा है। तो उसने एक तरफ जहां आर्टिकल 14 को ही बेस बना करके जो शिक्षा वाला वर्गीकरण है उसको जायज़ ठहराया, तो दूसरी तरफ 3 तलाक वाला और मंदिर में प्रवेश वाले वर्गीकरण को क्या कर दिया, अवैध करार दिया, ठीक है। अब लिख लीजिए जरा अपवाद, लिखिए अपवाद। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपने पद की शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपने पद की शक्ति का प्रयोग करते हुए किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए आर्टिकल 361 क्लॉज 1, ये जो क्लॉज है किसमें है, ये सारा जो चीज़ें आर्टिकल 361 क्लॉज 1 के अंतर्गत है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर अपने पद पर हैं और अपने पद पर रहते हुए अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके से इनका विशेषाधिकार ही तो है। क्या हो गया, आर्टिकल 361 क्लॉज 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी क्रिमिनल मामले में, राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी क्रिमिनल मामले में उसके द्वारा पद त्याग करने के बाद ही प्रश्नगत किया जा सकता है, पद त्याग करने के बाद ही प्रश्नगत किया जा सकता है। आर्टिकल 361 क्लॉज 2, मतलब अगर कोई क्रिमिनल केस राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर लगाया जा रहा है, कोई क्रिमिनल आरोप, तो जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक उन्हें प्रश्नगत नहीं किया सकता, उनको न्यायालय में नहीं बुलाया सकता, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक वो अपने पद पर हैं। जब वो अपने पद से रिजाइन दे देंगे या उनका पद समाप्त हो जाएगा कार्यकाल, उसके बाद उन्हें प्रश्नगत किया जाएगा, न्यायालय में उनके खिलाफ केस लाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जो भी हियरिंग वगैरह होगी उसके बाद होगी, अपने पद पर रहते हुए। तो ये भी क्या है, एक तरह से विशेषाधिकार है, तो इसलिए मैंने इसे अपवाद में लिखा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखे, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल को पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 361 क्लॉज 3, गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया सकता, आर्टिकल 361 क्लॉज 3। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, किसी भी सिविल मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को, किसी भी सिविल मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 महीने की नोटिस देकर, किसी भी सिविल मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को 2 महीने की नोटिस देकर न्यायालय में, 2 महीने की नोटिस देकर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। आर्टिकल 361 क्लॉज 4, ठीक है। आर्टिकल 361 क्लॉज 4, आर्टिकल 361 क्लॉज 4, ठीक है। अब अगली लाइन में जरा लिख लीजिए, आर्टिकल 105 या आर्टिकल 194, आर्टिकल 105
या आर्टिकल 194, इसमें भी कुछ इससे संबंधित चीज़ें हैं। आर्टिकल 105 या आर्टिकल 194 लिखिए, आर्टिकल 105 या आर्टिकल 194, ठीक है। इसमें लिखिए संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल को यह, संसद या विधानमंडल को यह छूट प्राप्त है, संसद या विधानमंडल को यह छूट प्राप्त है कि उसके द्वारा, संसद या विधानमंडल को यह छूट प्राप्त है कि उसके द्वारा सदन में कही गई बात, सदन में कही गई किसी बात के लिए, संसद या विधानमंडल को यह छूट प्राप्त है कि उसके द्वारा सदन में कही गई किसी बात के लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 105 संसद की बात करता है और 194 विधानमंडल की, ठीक है। तो उसको किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर सदन में कोई कार्यवाही अंदर चल रही है, उसके सदस्य कुछ भी उसमें बोल रहे हैं या कोई भी कार्यवाही वो कर रहे हैं, तो उसको सदन की जो भी बात है, क्योंकि सदन का सबसे बड़ा अधिकारी वही पीठासीन अधिकारी होगा, वो एक्शन लेगा। सदन के अंदर जो भी कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के लिए किसी भी सदन के सदस्य को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि सदन अपने आप में सर्वशक्तिशाली है, तो सदन के अंदर की जो भी क्रियाकलाप हैं उनके लिए अगर कोई सदन का कोई सदस्य, मतलब ऐसा कोई क्रियाकलाप है जिस पर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, तो कौन कार्रवाई कर सकता है? पीठासीन अधिकारी, ठीक। उसको किसी भी ऐसे व्यक्ति को, सांसद या विधायक को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कह सकता उसकी ऐसी कार्रवाई के लिए जो कि उसने सदन के अंदर की हुई है, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए जरा। विदेशों के शासन अध्यक्ष, विदेशों के शासन अध्यक्ष, विदेशी राजदूतों, शासन अध्यक्ष विदेशी राजदूतों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, विदेशों के शासन अध्यक्ष विदेशी राजदूतों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भारतीय कानून से छूट प्राप्त होती है, भारतीय कानून से छूट प्राप्त होती है, भारतीय कानून से छूट प्राप्त होती है। ये सब क्या थे? ये सब अपवाद थे। इनको छोड़ दिया जाए, इतने लोगों को सदन के अंदर, उस सदन का सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशों के राजदूत, राष्ट्राध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र के जो है कर्मचारी और अधिकारी, इतने लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए कानून क्या है? इक्वल होगा, ठीक है। अब लिखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में भी लिखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1, आर्टिकल 15 के अंदर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 लिखिए। राज्य किसी नागरिक को, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, राज्य किसी नागरिक से धर्म जाति, राज्य किसी नागरिक से धर्म जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति से उसके जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब आधारों पर, वंश, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अब पता चले जो है ज्योतिराज सिंधिया को कहा जाने लग जाए कि आपके दादा परदादा अंग्रेज़ों का साथ दिए थे, हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या फिर आपको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है, तो ये तो क्या हो गया? ये तो उनके वंश के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है ना। तो हमारा संविधान क्या कह रहा है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, जन्म स्थान, उसके वंश, ठीक है ना, उसके जो है लिंग, इन सभी आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है।
सरकार ये नहीं कह सकती कि भाई टैबलेट सिर्फ पुरुषों को दिया जाएगा, महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन हो जाएगा ना, क्योंकि इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं किया सकता। लेकिन अब ये ना कहिएगा कि सर फिर ऐसा क्यों होता है कि एमपी राज्य सरकार कह देती है कि ये सिर्फ ये नौकरियां केवल एमपी के नागरिकों के लिए हैं, वो स्पेशल प्रोविजंस में आते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो राज्य विधानमंडल वो कानून प्रॉपर बनाती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जैसे अब ये कह दीजिए सर जब जन्म स्थान के आधार पर, ये जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो गया कि जन्म स्थान आपका उत्तर प्रदेश और आपको एमपी के आपको नौकरी में शामिल नहीं किया जा रहा, तो वो एक अलग मैटर है, वो राज्य सरकार उसके लिए कानून प्रॉपर बनाती है, ठीक है, और वो अलग चीज़ हो गई। तो हमने समझ लिया कि किसी के जाति, धर्म, लिंग, उसके वंश और उसके जन्म स्थान, इन आधारों पर जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 15 क्लॉज 2, देखिए ना तो राज्य और ना ही व्यक्ति, ना तो राज्य और ना ही व्यक्ति किसी नागरिक को, ना तो राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी नागरिक को धर्म, जाति, ना तो राज्य ना ही व्यक्ति किसी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक कुएं, तालाबों आदि पर जाने से रोक लगा सकता। आदि से मैंने क्या, ना तो राज्य, पहले आगे तो देख लो क्या लिखा है, रोक लगा, कान खड़े हो गए, रोक लगा सकता है। यही आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का ही प्रयोग किया गया था सबरीमाला वाले केस में। भाई वो भी तो एक लिंग के आधार पर ही सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक लगाया जा रहा है ना। तो उसमें भी 15 क्लॉज 2 को उसमें भी शामिल किया गया होगा। सीधी सी बात है, जब आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखें उस केस को, तो उसमें आप देखिए कि उसमें 15 क्लॉज 2 को बिल्कुल हाईलाइटेड किया गया होगा, क्योंकि उसमें क्या कहा जा रहा है कि ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति भी देखिए लगा हुआ है इसमें, ना तो राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों में, सार्वजनिक कुएं, तालाबों में आदि में जाने से रोक मतलब नहीं लगा सकता। तो मैंने आगे लगा दिया है, ठीक है, तो रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। आगे लिखिए जरा, अपवाद, कुछ एक्सेप्शन केस देखते हैं। अपवाद लिखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, ये अपवाद की बात करता है। अपवाद लिखिए, नीचे लिखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3, लिखिए राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। देखिए ये अपवाद है, लेकिन अपवाद में भी एक वर्ग के उत्थान की बात की जा रही है। अब कोई केस लेके पहुंच जाए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है, वो भी सवैतनिक वेतन के सहित, तो पुरुषों को भी मिलना चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, एक्सेप्शन केस बताया गया है कि महिलाओं, बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकती है, कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। उस विशेष प्रावधान को आर्टिकल 15 क्लॉज 1 या 15 क्लॉज 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भाई जो 15 क्लॉज 3 है वो क्या है, वो एक अपवाद ही तो है देखा जाए, लेकिन अपवाद भी क्या है, वो सही कार्यों के लिए है। एक ऐसा वर्ग महिलाओं और बच्चों का जिसको उठाने की जरूरत है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगा, 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत सरकार कानून बना सकती है और उसको 15 क्लॉज 1 और 15 क्लॉज 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपने 15 क्लॉज 3 लिख लिया ना, कि राज्य विशेष परिस्थितियों में महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान बना सकती है। इसमें हेडिंग डालिए राइट टू जीरो, राइट टू जीरो, राइट टू जीरो, राइट RIGHT, राइट टू जीरो, ZERO, राइट टू जीरो। क्या है ये राइट टू जीरो? देखिए महिलाओं को यह अधिकार है। राइट टू जीरो क्या है, देखिए जो राइट टू जीरो है 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत है। अब कोई पुरुष जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में वाद ना कर दे कि जो है ये महिलाओं को राइट टू जीरो का अधिकार मिला है, हमको नहीं मिला। तो देखिए राइट टू जीरो है क्या, देखिए महिलाओं को यह अधिकार है कि वह
कि वह अपने विरुद्ध घटने वाले किसी भी अपराध के लिए जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज करा सकती हैं। ठीक है, तो महिलाओं को ये अधिकार है कि उनको जिले के अंदर किसी भी फैलानी में उनके साथ कोई घटना घटे तो आगे बांदा में मुकदमा दर्ज करा सकती है, नारायणी में करा सकती है, मतलब जिले के अंदर किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकती है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में वो प्रदेश में भी किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं, मतलब किसी अन्य जिले में कोई उनके साथ घटना घटे किसी अन्य जिले में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। पुरुष नहीं करा सकता, ठीक है, क्योंकि महिलाओं को आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में पुरुष के साथ नहीं पुलिस वाले, तो ये तो हमारे थाना क्षेत्र का मुकदमा ही नहीं है, ये तो हमारे थाना क्षेत्र का मुकदमा ही नहीं है, फलाने थाने में जाओ FIR दर्ज कराओ। लेकिन महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि वो अपने साथ हुई किसी भी घटना के लिए किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं जिले के अंदर। और कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के में यही चीज़ जो सकती है प्रदेश में बढ़ जाती है। इलाहाबाद में कोई मुकदमा घटा, बांदा में मुकदमा दर्ज करा दें। साथ ही साथ एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें क्लॉज जोड़ा। मान लीजिए इलाहाबाद में कोई घटना घटी, इलाहाबाद में FIR दर्ज कराई। अब कोर्ट में क्या होगी, कोर्ट में उसकी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो महिलाएं चाहें तो उस मुकदमे को अपने होम टाउन में शिफ्ट करा सकती हैं। घटना घटी कहाँ, इलाहाबाद में, महिला है बांदा की, ठीक है, अपराधी है इलाहाबाद का, तो घटना तो घटी कहाँ, इलाहाबाद में, तो देखा जाए तो इलाहाबाद के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलना चाहिए मुकदमा। लेकिन महिलाओं की परिस्थिति में ये है केस में कि अगर वो चाहें तो अपने इस मुकदमे को कहाँ शिफ्ट करा सकती हैं, अपने होम टाउन बांदा। आधार क्या लिया जाएगा कि वहाँ पर जो है वो सही ढंग से अपनी पैरवी नहीं कर सकते, तो अब जो अपराधी है उसको बार बार आना पड़ेगा बांदा अपने उसके लिए। हाँ, वो देखिए वो पुरुषों का ये इसमें ज़्यादा पुरुषों का केस होता, फिर वो विशेष परिस्थितियों वाली बात आ जाती है। इन सभी के भी देखिए अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, ये सब फिर विशेष परिस्थितियों वाली चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसमें कोर्ट पहले क्या करेगा, कोर्ट से आप पहले जाइए अनुमति लीजिए, कोर्ट अगर अनुमति देगा तब आपका केस ट्रांसफर होगा। इससे नहीं कि अपने घटना घटी इलाहाबाद में और बांदा में तुम हियरिंग करना चालू कर। महिलाओं के केस में चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजी हैं, उन्हें एक एप्लीकेशन दिया तुरंत हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों के साथ भी विशेष, अब ऐसा नहीं है कि भाई अब पुरुष का बिल्कुल से वो कौन बिल्कुल उसको घुसेड़ दिया चाकू, तो अपने पास के थाने में गया तो वो पुलिस चाकू से पकड़े है और पुलिस कहते नहीं आता, ये तो हमारे थाने क्षेत्र का मुकदमा नहीं है, फलाने थाने में जाइए। तो वो फिर वो परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं ना, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब पता चले तुम चाकू घुसेरे और चले जा रहे हो तो बाहर तुम्हें जो है वो बाहर इंतजार कर रहा है खड़े, आओ बाहर है, उसे पता है कि तुम्हारा थाना क्षेत्र नहीं है, तो वो फिर परिस्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये राइट टू जीरो हो गया। दूसरा सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम दूसरा पॉइंट है। दूसरा मतलब पहला था राइट टू जीरो जो महिलाओं को प्राप्त अधिकार है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अंतर्गत, और दूसरा सूर्यास्त का नियम। लिखिए, महिलाओं को किसी भी दशा में, महिलाओं को किसी भी दशा में सूर्यास्त के बाद, महिलाओं को किसी भी दशा में सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। महिलाओं को किसी भी दशा में सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पूर्व पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, है डालिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध, ये दरवाजा जरा खोल दो जाके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आज उजेला है, उधर वाली खिड़की भी खोल दो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वो भी आ जाए।
उससे नहीं जो ला रहा, पर ठीक है ना, लिख तो लोगे। हाँ ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। पहले हम थोड़ा सा दहेज की परिभाषा लिख लें, है ना। तो लिख लीजिए परिभाषा, दहेज की थोड़ा सा परिभाषा लिख लें। परिभाषा लिखिए, दहेज में ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु, दहेज में ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह के समय एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है, जो विवाह के समय एक पक्ष द्वारा दूसरी पक्ष को दी जाती है, या विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात, या तो देखिए विवाह के समय या फिर विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात, विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात दी जाती है, विवाह के पश्चात दी जाती है, या देने के लिए बाध्य किया जाता है, या देने के लिए बाध्य किया जाता है, दहेज की श्रेणी में आता है, या देने के लिए बाध्य किया जाता है, दहेज की श्रेणी में आता है। ठीक, अगली आइडिया डालिए, दंड के प्रावधान। भाई ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आया, ये भी तो महिलाओं की ही सुरक्षा के लिए आया। इसके जो क्लॉजेस है वो क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्लॉजेस है। हाँ, दंड के प्रावधान, ठीक है। चलिए लिखिए, दंड के प्रावधान में पहला पॉइंट लिखिए, दहेज लेने या देने वाला व्यक्ति, दहेज लेने या देने वाला व्यक्ति, या ऐसा करने को प्रेरित करने वाला व्यक्ति, दहेज लेने या देने वाला व्यक्ति या ऐसा करने को प्रेरित करने वाला व्यक्ति न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का अधिकारी है, भागीदार है। ठीक है, न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का भागीदार है, और उसे 15,000 रुपये या दहेज की रकम, एक तो 5 साल का सजा मिल सकती है उसको, या फिर 15,000 रुपये या दहेज की रकम, इनमें से जो भी ज़्यादा हो का भी जुर्माना देना होता है, नहीं क्या हो गया, देखो सुनो मेरी बात। किसी व्यक्ति ने दहेज लिया या दहेज दिया, वर्ड क्या लगा है, लेने वाला और देने वाला, ठीक है ना। तो लेने वाला भी अपराधी है, देने वाला भी अपराधी है कानून के अनुसार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने वाला भी अपराधी है, देने वाला भी अपराधी। इसीलिए ना दहेज लेने वाला बताता कि हमने दहेज लिया, और ना दहेज देने वाला बताता कि हमने दहेज दिया। ठीक है, और प्रेरित करने वाला भी, जो वो मीडिएटर जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मध्यस्थ जो होता है, हाँ, जो बिचवानी होता है, तो जो मीडिएटर है ना, तो जो दहेज लेने और देने की काम को क्या करे, प्रेरित करे, उनसे बताए, वो लड़की वाले को बताए, अरे उनके यहाँ 15 लाख वाले आ रहे हैं रिश्ते, है ना। तो ये क्या है, 15 लाख वाले आ रहे हैं, मतलब कि वो बता रहा है उसको कि 15 लाख वाले हैं, इसलिए तो 16 लाख की जो है बोली लगाना। मीडिएटर का काम यही तो होता है। वो जब लड़की वाले के यहाँ आएगा तो लड़के वाले की बड़ाई करेगा हमेशा, और जब लड़के वाले के यहाँ जाएगा तो लड़की वाले की बड़ाई करेगा हमेशा। मीडिएटर वो दोनों बेचारा, वो दोनों के लाभ का काम कर रहा होता है। तो दहेज लेने वाला भी अपराधी, देने वाला भी अपराधी, और उसको प्रेरित करने वाला भी अपराधी। और अगर ऐसा कोई अपराध सामने आता है तो आवाज उठाओ, काहे को लेते हो, काहे को देते हो, काहे को लेते हो। अब ये जो दहेज है, ये अब दहेज बन गया है क्या, सम्मान। लोगों ने इसको सम्मान में शामिल कर लिया है।
भाई आदमी बिल्कुल सीना चौड़ा करके बताता है 30 लाख रुपए लिए हैं, नहीं बताता। और किसी के लड़के को 3 लाख मिला हो तो बताएगा नहीं कभी कि 3 लाख मिला है, ना बताएगा, गारंटी। वो अलग मैटर, मतलब व्यवहारियों में, रिश्तेदारों में अगर दहेज में 30 लाख 40 लाख रुपए गिनवा ली तो बताएंगे फॉर्चूनर ली है 30 लाख रुपया लिया है, सबसे बताएंगे, सबसे। और अगर मिला है 2 लाख तो कौनों से ना बताएंगे अरे हमने कोई डिमांड नहीं की थी। क्योंकि ये क्या है, ये स्टेटस, अब दहेज क्या है, स्टेटस दिखा रहा है समाज में, नहीं दिखा रहा, दहेज समाज में स्टेटस दिखा रहा है। तो करो ना, करो। अरे यार अब समाज में यार सब एक ही तरीके के हैं, सब चोर हैं, तो बताओ जो है चोरी कंप्लेन को करेगा। भाई आज तुम चोरी कंप्लेन करोगे तो कल तुम अभी तो अपने लड़के के लिए लेने को बैठे हो, सीधी बात है। तो ये अब दहेज जो क्या बन चुका है, दहेज अब प्रतिष्ठा बन चुकी है, प्रतिष्ठा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्यवाही में लिप्त पाया जाता है तो 5 साल की सजा या फिर 15,000 का जुर्माना। अगर 15,000 का जुर्माना नहीं, मतलब 5 साल की सजा तो है ही, 15,000 जुर्माना या फिर जो आपने दहेज लिया है इनमें से जो भी रकम ज़्यादा हो उससे जुर्माना। अब तुम दहेज लिए हो 1 लाख तो अब तुम्हें जो जुर्माना लगे वो 1 लाख का लगेगा, और तुम दहेज अगर लिए हो 10,000 तो जुर्माना लगेगा 15,000 का। मतलब कि जुर्माना क्या है, या 15,000 तो है, और अगर दहेज की रकम उस 15,000 से ज़्यादा है तो फिर दहेज वाली रकम जुर्माने में लगेगी। आप कहते हो सर आजकल 15,000 को लेता है, अरे ये 1961 का है। अपने पापा से पूछना कितना दहेज मिला था। लेने वाले को 15 लाख का भी लगेगा और देने वाले के साथ वसीयत को भी 15 लाख। देखिए बात ये होती है, अब देखिए 15 लाख समझ, बात ये है ना कि देखिए फाइनल जो होता है जैसे कानून है, अब वो परिस्थितियों के अनुसार, अब जैसे कोई केस आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हो सकता है कि जो है लड़की वाले को 2 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, ठीक है, वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है। भाई ये तो कानून तो है कि 15,000 या फिर जो दहेज की रकम जो लगी। अब दहेज की रकम यार स्पष्ट जो है, दहेज की रकम कहीं लिखित में होती है क्या? दहेज की रकम कोई लिखित में होती है क्या? कि लिखित में थोड़ा कोई लिख करके देता है कि जो है डिमांड ड्राफ्ट बना के देता है। तो कोर्ट को पता कैसे चलेगा कितनी दहेज की रकम है? मान लीजिए अगर कोई केस आ भी गया, अब चूंकि दोनों फंस रहे हैं तो दोनों बताएंगे कि हमने 20 लाख का दहेज लिया है, बता देंगे साहब वो 50,000 का दहेज ले लिए थे। तो करो ना, ये पहली चीजें हों तो भाई जब ये कोई केस इस तरह का कोर्ट में आएगा तब तो ही पता चलेगा कि जो है क्या चीज़ हो सकती है। भाई तो कानून बना है, अब कानून बना है, अब वो जब वो मैं अभी केस स्टडी ही तो लिखवा रहा हूँ, वही चीज़ तो है, कानून बना है, लेकिन केस स्टडी में वही चीज़ तो है कि अब वो जब केस पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट जब उसमें डिसीजन दे तब तो पता चलेगा कि यार सुप्रीम कोर्ट ने लेने वाले पर लगाया है कि देने वाले पर लगाया है कि दोनों पर लगाया है, कितना लगाया है कितना नहीं लगाया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट पुनर्वलोकन भी तो कर सकता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लड़की वाले को जो है कह दे कि वो जो है वो दबाव में होने की वजह से उनको देना पड़ा, कुछ भी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट का जब कोई इस तरह का जब कोई जजमेंट आएगा तो उससे जो है समझा जा सकता है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट, अब हम क्या बता दें सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा। हम अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ बताने लग जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट ना हो गए, समझ रहे हो ना बात। तो ये प्रावधान है, लेकिन अब तुम ये नहीं इस बात की बहस कर सकते कि जो है इसमें क्या होगा, जजमेंट क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। वो चाहे तो दोनों को माफ़ कर दे, हो जाए दोनों पर 15,000 ही जुर्माना लगा दे, हो सकता है कि जो है लड़के वाले पर ज़्यादा जुर्माना लगा दे, लड़की वाले पर ना लगाए, हो सकता है लड़की वाले पर लगाए लड़के वाले पर ना लगाए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अरे वो तो जो है तुम वो अलग मैटर में तुम चले गए, यहाँ पर अभी सिर्फ दहेज लेने और देने वाली बात चल रही है। तुम चले गए वो दहेज प्रथा वाली, उसमें वो अलग तुम आईपीसी में चले गए। भाई अगर मान लीजिए कोई महिला है, अगर 7 साल के भीतर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी, तो वहाँ पर सीधे दहेज प्रथा वाला एक्ट लगा दिया जाएगा कि दहेज की मांग की वजह से ऐसा ऐसा उत्पीड़न हुआ महिला का, ठीक, उसमें है वो 7 साल वाला क्लॉज है, वो आईपीसी वाली चीज़ों में आप चले गए, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में, वो आईपीसी का पार्ट में आती है वो बातें, ठीक है। तो वो अब पहले 7 साल ये था कि 7 साल से
पहले अगर किसी महिला के साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो सीधे ससुराल के पूरे पक्ष वालों को जिसके इसके खिलाफ दर्ज कराएगा मुकदमा, सब उठा करके सीधे जेल में। अब अभी 1.5 महीने पहले मैं यहाँ पर अशोक लाट के पास मैं कुछ कर रहा था, वहाँ था, तो एक रिक्शे में बाकायदा जो है अनाउंसमेंट हो रहा था कि अब ये जो दहेज प्रथा वाला जो ये है इसके क्लॉजेस बदल चुके हैं। अब अगर किसी महिला, कोई महिला मतलब लड़की पक्ष वाला लड़के पक्ष वाले पर आरोप लगाता है दहेज प्रथा वाला, तो अब सीधे जो पहले डायरेक्ट उठा करके गिरफ्तारी हो जाती थी, अब सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी। अब कोर्ट जब गिरफ्तारी का आदेश देगी, पहले क्या आप गए चौकी में, आपने जैसे ही आपने FIR की, तुरंत पुलिस वाले क्या करेंगे, उठा लेंगे, उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में ले लिया जाता। संज्ञेय अपराध की श्रेणी वाले जो अपराध होते हैं उसमें कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, पहले उठा के जेल में बंद करिए, बाद में फिर कोर्ट में जो है उसको ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि अगर किसी लड़की वाले ने कोई ऐसा केस दर्ज कराया तो अब लड़के वालों को बाकायदा जो है अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलेगा। अभी लगभग 1.5 महीने पहले, ठीक है, अशोक लाट के पास बाकायदा जो है रिक्शे में वो रिक्शा वाला बोलता मैंने सुना, तो क्या है कि अब जो है पहले तो सीधे उठा करके, अब क्या है लड़के वालों को अपना बाकायदा पूरा पक्ष पूरा रखने का अवसर दिया जाएगा। डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होगी, कोर्ट जब गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देगा तब अब गिरफ्तारी होगी। नहीं सर, कम्युनिकेबल ऑफेंस पे गिरफ्तारी हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको कॉन्जिबल ऑफेंस से हटा ही, कॉन्जिबल ऑफेंस में तो हो ही सकती है, लेकिन पहले वो जो सीधे आप महिला गई और जाके सीधे बोल दिया कि मेरे जो है मुझे वहाँ उत्पीड़ित किया गया, मारा गया, तो भैया कॉन्जिबल ऑफेंस जो है ये निर्धारित कैसे होगा? पहले तो पुलिस वाले सीधे उठा करके, औरत ने, महिला ने कंप्लेन लिखाई कि पुलिस वाले उठा लाते थे सीधे। अब क्या कर दिया गया, अब जो है अब उसकी पहले जांच होगी कि ये कॉन्जिबल है कि नहीं है। समझ गए ना? सही है वो बेचारा रिलैक्स बेचारा सही है। तो पहले पुलिस वाले मान के ही चल रही कॉन्जिबल ऑफेंस है। अब कोर्ट ने क्या कहा है कि कॉन्जिबल ऑफेंस है कि नहीं इसकी पहले जांच होगी, हम उसकी जांच करेंगे। अगर हमने वारंट दिया कॉन्जिबल ऑफेंस है, हमने वारंट दिया, अगर हमने निर्धारित किया कि कॉन्जिबल ऑफेंस है तो आप जाके गिरफ्तार कर लीजिए, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा लड़के पक्ष वालों को भी क्या किया गया है, सहूलियत दी गई है। चलिए दंड के प्रावधान में दूसरा पॉइंट लिखिए। पहला तो ये हो गया 5 साल की सजा या 15,000 जुर्माना। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि कोई धन या संपत्ति पत्नी के नाम से दी गई है, यदि कोई धन या संपत्ति पत्नी के नाम से दी गई है और यदि उसे पत्नी को सौंपा नहीं गया, यदि कोई धन या संपत्ति पत्नी के नाम से दी गई है और उसे पत्नी को सौंपा, यानी महिला के नाम से कोई उसके शादी के समय कुछ गिफ्ट वगैरह दिए गए, गिफ्ट उपहार नहीं है इसके अंतर्गत, दहेज के अंतर्गत। इसलिए अगर आप गाड़ी दिया जाता है तो उसको गिफ्ट में वो क्या दिखाया जाता है कि गिफ्ट हम दे रहे हैं। भाई ये देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठीक है? अब तुम कितने बड़े मांगलिक हो, उसका भी उपाय पंडित जी के पास होगा। तुम्हें सर्पदोष लगा, कल तुम्हें कुंडली ना मिल रही हो और तुमको जो है कुंडली ना मिल रही हो बिल्कुल, कि तुम एक ही, अच्छा मुझे भी अभी लेटेस्ट 2-4-6 दिन पहले और हफ्ता 10 दिन पहले मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिली कि पहले समगोत्रीय विवाह नहीं हो सकते थे। आप भारद्वाज गोत्र के हैं, मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, ठीक है, और आपकी महिला मित्र भी भारद्वाज गोत्र की है, तो अब अगर आपने कुंडली पंडित जी को दिखाई तो हमारे जो हिंदू मान्यता उसमें तो ये है कि आप क्या हैं, सहगोत्री हैं, यानी आप भारद्वाज के ही दोनों वंशज हैं, तो आप भाई बहन हुए, तो सहगोत्र शादी नहीं हो सकती, समगोत्री, है ना? तो अब लेकिन दोनों भारद्वाज गोत्र हैं, है ना समस्या? तो उसका भी उपाय है पंडित जी के पास। क्या उपाय है कि उस लड़की का कन्यादान कोई दूसरा कर दे, उसके माता पिता ना करके उसकी मौसी उसी कर दे, बुआ कर दे, जो उस गोत्र का ना, लो हो जाएगी शादी, क्या दिक्कत है? तो होते नहीं, हमारे कन्यादान तो होते नहीं भाई। 2 लड़कियां हैं तो एक की शादी मम्मी पापा करेंगे, दूसरी की शादी हो सकता है बुआ से करवा दी, वो जो कन्यादान है, कन्यादान एक का तो कन्यादान मम्मी पापा कर देते हैं, देखा होगा आप लोगों ने।
और एक छोटी वाली जो होगी उसका हो सकता है बुआ से करा दिया, जिसकी नहीं है लड़कियां, मान लीजिए कोई मौसी है या बुआ है, उसकी लड़कियां नहीं है, तो दूसरे कन्यादान उनसे करा दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। पंडित जी के पास हर समस्या का समाधान होता है। अब कर लो शादी, क्या दिक्कत है भाई, समगोत्री ही तो समस्या थी, तो जो है कन्यादान दूसरे ने कर दिया। मेन चीज़ है कन्यादान, कन्यादान दूसरे ने कर दिया, तो कन्यादान दूसरे ने किया तो वो जो है उस आपके गोत्र का नहीं है भाई। आपके गोत्र वाला व्यक्ति अपनी कन्या का दान ना आपको करे, ख़त्म, ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन लेटेस्ट में मिली। खैर ठीक है, तो मैं कहाँ पर था, हाँ गिफ्ट में था। मान लीजिए कोई महिला है, उसको शादी के समय क्या मिला, गिफ्ट मिला। अब शादी के समय उसको क्या मिल रहा है, अगर गिफ्ट मिल रहा है और उस गिफ्ट को भाई कार दी गई तो है तो दहेज, लेकिन कभी देखिएगा अगर मान लीजिए आपकी लेटेस्ट अभी घर में शादी हुई है बहन की, दहेज में कार दी है, किसके नाम पे है कार, हाँ मतलब भैया की शादी हुई है, अच्छा भैया के नाम पर, बेटा फंस सकते हो, भैया के नाम पे कराई गई है, लेकिन अच्छा ठीक है, तो चेक तो उनने दिया होगा ना, भाभी के पिताजी ने भाई। उसमें या तो कुछ ना कुछ ऐसा, अगर मान लीजिए गाड़ी अगर सपोज दैट फाइनेंस करा के अगर दी गई, ऐसा संभव ही नहीं है, मान लीजिए गाड़ी फाइनेंस कराई गई, ठीक है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि लड़की का जो बाप है वो गाड़ी दे रहा है उसको और नाम हो गाड़ी लड़के के, ये संभव नहीं है, फाइनेंस होगी नहीं गाड़ी। अभी हमारे दोस्त की उसके भी लड़के के नाम ही कराएंगे भाई वहाँ पर फिर कोई ना कोई उसमें देखना, ये अगर या तो फाइनेंस ना होगी गाड़ी, अगर फाइनेंस ना होगी या तो फाइनेंस ना होगी गाड़ी, या फिर पूरा कैश ले लिया होगा, इनने खरीदा होगा, पेमेंट का जो मीडियम है इनने दिखाया होगा अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आदमी जो है सेफ जोन में ही खेलता है, ठीक है। गाड़ी फाइनेंस होती नहीं है कि लड़की का बाप जो है फाइनेंस कर रहा हो गाड़ी और गाड़ी हो लड़के के नाम पे, हो ही नहीं सकती फाइनेंस, तो वहाँ पर लड़की के नाम करना पड़ता। अब अगर गिफ्ट लड़की के नाम पर मिला या कुछ भी मिला, ठीक है, कोई सोने का ज्वेलरी मिली, कुछ भी मिली, लड़की के नाम पर गिफ्ट मिली, अगर उसको लड़की को नहीं दिया जा रहा है, लड़के वालों ने क्या कर लिया, उसको रख लिया गिफ्ट को, तो वो भी क्या है, वो भी एक ऑफेंस है, और उसमें जो अपराधी है उसको 2 वर्ष की सज़ा सुनाई जा सकती है। तो लिख लीजिए, यदि कोई धन या संपत्ति पत्नी को दी गई है और यदि उसे पत्नी को नहीं दिया जा रहा है, तो दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा का भागीदार माना जाएगा और उसे 5,000 या 10,000 तक का जुर्माना देना होगा, और उसे 5,000 या 10,000 तक का जुर्माना देना होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग कल। धन्यवाद।